नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। सच्ची खबर और अच्छी खबर में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ की, जहां आस्था और आध्यात्म के ढेरों रंग हैं। लेकिन शाम 4:30 बजे अचानक सेक्टर 19 कैंप में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लेकिन समय रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। इस हादसे में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश यहाँ से लेकर करीब बहुत दूर में जल गया आग। बहुत अरे लगभग कितने टेंट? 500 टेंट तो जरूर जल गए। 500 टेंट जरूर जल गए। कहाँ से शुरू होते हैं? बहुत यहाँ आलोक दुबे नाम होता है। आप क्या हैं? हम प्रयागराज से ही रहने वाले हैं। प्रयागराज के हैं। आलोक जी, ये कितने लपटें कितनी थी यहाँ पर? अरे बहुत ऊंची थी लपटें। उसके भी ऊपर, ब्रिज के भी ऊपर थी, जा रही थी, ऊपर तक जा रही। फायर टेंडर कितनी देर में पहुंचा? बहुत ही जल्दी आ गए थे, लेकिन फिर भी किसी को इंजरी या नुकसान? ऐसा तो अभी तक जानकारी में नहीं आया है। चोट भी नहीं लगी किसी को? ऐसा किसी को जानकारी में नहीं आया है। बताया जा रहा है कि आग में करीब 200 टेंट खाक हो गए, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। युद्ध स्तर पर बचाव का काम हुआ है और आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आज सुबह ही महाकुंभ मेला क्षेत्र का सर्वे करने वाले सीएम योगी ने आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया। साथ ही पीएम मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ में लगी आग की जानकारी ली। फिलहाल एडीजी प्रयागराज ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग की वजहों की जांच के आदेश दिए हैं। आग लगने के कारण से जो है यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने सेक्टर जितने हमारे जो पुलिस अफसर थे सभी मौके के लिए दौड़े और फायर सर्विस को रोकी। फायर को पूरी तरह से रोक लिया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फायर का जो कारण है उस पर हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं। कारण का पड़ताल करके फिर आपको बताया जाएगा। कितने टेंट्स है कोई लगभग? सभी का अभी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्या सिलेंडर फटना है? अभी तक से यही पता चला है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर फटने के कारण से ये हुआ। आग लगने की घटना अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में हुई और कैंप में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लेकिन इस घटना में सभी लोग सुरक्षित हैं। महज 15 मिनट के अंदर आग को पूरी तरह शांत कर दिया गया। समर श्रीवास्तव, महाकुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में जैसे ही आग की घटना का पता चला, मिनटों में फायर ब्रिगेड से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। आम लोगों की सुरक्षा के लिए और भी इंतजाम किए गए हैं। मां गंगा में स्नान के लिए आने वाले लोग हादसे का शिकार न हो सकें, इसके लिए भी पुख्ता तैयारियां हैं। क्योंकि इस बार महाकुंभ में करीब 45 दिन में 40 करोड़ लोगों को आना है और इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे यहां पर पूरा किया जा रहा है। मैं इस वक्त तरेल घाट पर मौजूद हूं। सबसे पहले आपको ये बोट्स में दिखाना चाहूंगी। देखिए, आपदा प्रयागराज की ये बोट है। पीएससी की बोट वहां पर आपको नजर आएगी, एनडीआरएफ की बोट दूसरी तरफ आपको नजर आएगी। इस तरीके से अगर कोई भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते वक्त किसी मुश्किल में पड़ता है या कोई दिक्कत उसे होती है तो ये तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो तुरंत उसका रेस्क्यू कर सके। और ये टीमें ये आपको हर एक घाट पर नजर आएंगी। बहरहाल मैं अरेल घाट पर हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी,
पीएसी से हैं आप, अभी तक क्या किसी का रेस्क्यू हुआ है? बहुत रेस्क्यू हुआ है मैम, क्योंकि ये जो जमुना जी की धारा है और जब गंगा जी की धारा दोनों मिलती हैं तो वहाँ पे दोनों की धारा बहुत तेज बहती है। तो वहाँ पे जो प्राइवेट नावें जाती हैं, जो प्राइवेट नाव जाती हैं, वो संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी जा करके वहाँ आगे धारा में फंस जाते हैं। तो हम लोग उनको कई बार बचाए हैं। अभी परसों जो नाव पलट गई थी तो वहाँ पे भी 6 लोगों को बचाया गया था। और कल यहाँ पे परसों जब कोहरा था, कोहरा में जो है नाव ये प्राइवेट लोग लेके जा रहे थे, इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो ये सब नाव दूसरी दिशा में लेके जाके 5-6 नाव फंस गई। एक उसमें आर्मी की बोट थी, तो हम लोगों ने सबको सुरक्षित निकाला, उनकी बोट भी निकलवाई। यहाँ पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा है, कई टीमें लगी हुई हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बनाए हुए हैं और इस तरीके से कुंभ मेला क्षेत्र सुगम भी बनाया जा रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। अद्भुत, अलौकिक, अतुलनीय महाकुंभ। आपने अब तक अनोखे और अनूठे साधु संतों को महाकुंभ में देखा जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे कृष्ण भक्त से मिलवाते हैं जिनकी भक्ति और वेशभूषा अनोखी है। मिलिए इस अनोखे कृष्ण भक्त से। 2025 में तरह तरह के साधु संतों के रूप है। कहीं ई रिक्शा वाले बाबा, तो कहीं ई साइकिल वाले बाबा, तो कहीं चाबी वाले बाबा, कहीं रुद्राक्ष वाले बाबा। लेकिन ये बाबा थोड़ा डिफरेंट है। ये बुलेट वाले बाबा हैं और भगवान कृष्ण का रूप धारण किए हुए हैं। इनके बुलेट के पीछे चलने की कहानी है कि ये बुलेट से चलते हैं और पूरे देश के भ्रमण पे भी कर रहे हैं। जहाँ पे पूजा पाठ या कोई बड़ा आयोजन है तो वहां पहुंचते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं। महाराज जी, सबका गेटअप यहाँ देखा हमने। ई रिक्शा वाले बाबा का गेटअप देखा मैंने, रुद्राक्ष वाले बाबा का गेटअप देखा, लेकिन आपका गेटअप थोड़ा डिफरेंट है। अब मेरे को क्या है कि वो मेरा श्रृंगार भगवान कर रहे हैं और लोगों का श्रृंगार वो खुद कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं? कौन सा? देखो, देखिए, हमारा मानना है इस सारी दुनिया में जो भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे ही जैसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मतलब से निकलता, जब मैं पैसे लेता नहीं हूँ और सजा भेजा फिर रहा हूँ, तो मैं भगवान के लिए तो हूँ। अगर बदले में आप कुछ ले रहे हैं तो आप अपने हैं, और बदले में कुछ नहीं ले रहे तो भगवान के। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ मैं भगवान का हूँ। अच्छा, वो कृष्ण भगवान रथ पे चलते थे, उनके साथ घोड़े चले, लेकिन आपका रथ बुलेट है। चक्कर ये है कि उस युग में रथ चलते थे, रथ का रिवाज था। आजकल कारों का रिवाज है, बुलेट का रिवाज है, गाड़ियों का रिवाज है। और आज भी यदि भगवान अवतार लेंगे तो क्या आप उनसे ये कहोगे घोड़े पे चलो? वो तो कहेंगे मैं बड़ी सोने की कार बनवाऊंगा, बहुत सुंदर, ऐसे जहाज है, जैसे ऐसे में चले। तो जैसा जो युग होता है वैसा आदमी का ड्रेसअप रहता है जी। अच्छा, आपने ये चांदी का है, ये पूरा रूपधर ये चांदी के है सब? जी, चांदी का। चांदी बहुत सस्ती है। धारण कर रखी है। धारण कर रखी है। सारी चीजें दुनिया में सस्ती हैं। आजकल ऐसा जमाना चल रहा है, मैं लोगों से कहूंगा कि ऐसा जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, ऐसा पृथ्वी पर कभी आना मुश्किल है। पता क्या, फिर तो सारी चीजें जो प्राप्त करने के लिए वर्षों लग जाते थे, जो प्राप्त नहीं होती वो पल भर में प्राप्त की जा सकती है मशीन द्वारा, है ना। और 100 रुपए में सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। फ्री में खाना खाया जा सकता है, लेकिन फ्री में खाना कभी मिलेगा किसी को? जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। मथुरा जाइए, उज्जैन जाइए, जहाँ भी जाएंगे आप कोई ना कोई धार्मिक आदमी। अच्छा, कुंभ मेले में आए हैं, क्या मोटिव लेकर आए हैं? हर किसी का एक संकल्प होता है, किसी का कोई न कोई, आपका भी कोई संकल्प होता है? मेरा तो ये संकल्प है कि मैं जैसे जितना हूँ पूरा का पूरा भगवान मैं हो जाऊं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल बात न करूंगा आपसे, जब माना जाए। हाँ, ऐसे तो भगवान ऐसा बनाए, है ना, कि जिससे आप लोगों से बात ना की जाए। अच्छा, आपने संसारिक जीवन बसाया है? नहीं, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। और आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2 रह के 3 रह के भगवान कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई आदमी तोता पाल ले, खरगोश पाल ले,
चूहा पाल ले, बिल्ली पाल ले और बिना टेंशन के रखे दिखा ले। जब बिना इंद्रियों के जानवर टेंशन दे सकते हैं तो आदमी को रखोगे तो कहीं ना कहीं तो टेंशन देगा। तो इसलिए किसी के संग रहना, अरे वो तो अपना सत्यानाश करना है मेरा ये कहना। इसलिए परिवार नहीं बसा है और किसी को संग में रखता भी नहीं हूँ, किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ मैं। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को मुंबई पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में आरोपी की पेशी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी इसको करार दिया। इसी का हवाला देते हुए अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। ये चेहरा देखिए, इस तस्वीर को पहचान लीजिए। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी शख्स ने 16 जनवरी को देर रात सैफ अली खान पर हमला किया था। आप इसे मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद कहिए या फिर विजय दास। नाम भले ही 2 हों, लेकिन चेहरा एक ही है और वो है अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले का चेहरा। लेकिन अब सैफ पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस हिरासत में है, जहां पुलिस की सख्ती के बीच आरोपी बताएगा कि उसने हमला क्यों और किस मकसद से किया था। सैफ अली खान हमला मामले में आरोपी मोहम्मद सज्जाद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। यहां पर आपको बता दें कि यहां पर हॉलिडे कोर्ट में बांद्रा में आरोपी को जो है पेश किया गया था, जिसके बाद डिफेंस लॉयर और पुलिस प्रोसिक्यूटर के बीच जिरह हुई। कम से कम 15 मिनट तक ये जिरह चली, जिसमें जो डिफेंस लॉयर है उन्होंने दावा किया कि आरोपी मोहम्मद सज्जाद जो है उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। वो एक भारतीय है, वो बांग्लादेशी मूल का नहीं है। इसके पर्याप्त सबूत जो है वो भी उनके पास है जो पेश किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने साफ किया है कि जिस तरह से इस चोरी को अंजाम देने की कोशिश हुई और सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया गया, जिस प्रकार हथियार इस्तेमाल हुए थे, वो जो चाकू है उस चाकू को 3 हिस्से में, टुकड़ों में जो है वो पाया गया है। उसमें से एक हिस्सा जो है वो सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी से निकाला गया। हालांकि 2 चाकू के हिस्से जिस पर खून लगा हुआ है वो अभी भी बरामद नहीं हुए हैं और इसी कारण उन्हें और जांच करनी है, पूछताछ करनी है और इसीलिए उन्हें मोहम्मद सज्जाद की पुलिस कस्टडी 14 दिनों तक जो है वो चाहिए। हालांकि डिफेंस लॉयर ने इसको कहीं ना कहीं आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने ये साफ किया कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जो मामला है ये बांग्लादेश ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो इसमें नहीं है। ये जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस को पर्याप्त समय देना होगा और इसके लिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट ने अब दे दी है। गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी हमलावर को लेकर कई राज खोले हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अब तक की जांच के मुताबिक ये बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि चोरी के इरादे से आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था। शरीफुल इस्लाम मुंबई में विजय दास के नाम से रह रहा था, हाउसकीपिंग एजेंसी का काम करता था और 5 से 6 महीने पहले मुंबई पहुंचा था। पुलिस की माने तो सैफ अली खान पर हमले से पहले शरीफुल इस्लाम शहजाद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई के विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। पुलिस भले ही आरोपी का बांग्लादेशी कनेक्शन बता रही है,
लेकिन उसके वकील की माने तो आरोपी भारतीय नागरिक ही है और इसके पुख्ता प्रमाण हैं। सरकारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से यही कहा गया, ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और ऐसे जो कि सेलिब्रिटीज है ऐसे इलाके में वो होना नहीं चाहिए। और जो सेक्शंस लगाए हैं वो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उनको 6 बार स्टेपिंग की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसा प्रोसिक्यूशन का बोलना है। 30 साल का आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद 16 जनवरी को सैफ के घर में घुसा था। चाकू से उन पर 6 जोरदार वार किए थे, जिसकी वजह से सैफ अभी भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। अब पुलिस की कोशिश है कि गिरफ्तार आरोपी को लेकर तमाम अनसुलझे राज भी सुलझाए जाएं। शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर पुलिस मान रही है कि ये चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। इससे पहले वो कभी सैफ के घर नहीं गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस को काफी सर्विलांस करना पड़ा। कई कैमरों की फुटेज खंगाली गई। बांद्रा इलाके के हमले से पहले और बाद के कई वीडियो की पड़ताल हुई। उसी में से एक 9 जनवरी का वीडियो इस शातिर का सुराग दे गया। आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद 9 जनवरी को बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक बाइक से पहुंचा था। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए पुलिस ने 9 जनवरी के उस वीडियो से आरोपी को खोज निकाला। फिर बाइक नंबर के जरिए बाइक वाले को पकड़ा। उसी बाइक वाले ने शहजाद के ठिकाने का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया। बाइक वाले ने ठाणे के कासारवाड़ी के जंगल का पता बताया, जहां आरोपी छिपा हुआ था। यहां लेबर कैंप है। इसी लेबर कैंप में रहने वाले ज्यादातर मजदूर कोलकाता के हैं। पुलिस इस जंगली इलाके में पहुंची। रात 9 बजे से 2 बजे तक वहां रहने वाले मजदूरों को फोटो दिखाकर शहजाद के बारे में पूछताछ की गई। करीब 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मुंबई पुलिस को कामयाबी मिल गई। अब वो आरोपी पुलिस की हिरासत में है। विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं 75 साल की एक ऐसी बुजुर्ग महिला की जिन्होंने मेड इन इंडिया को प्राउडली ओन किया और लगभग 50 साल से पुरुष प्रधान इंडस्ट्री इंजीनियरिंग फील्ड में लीड कर रहे हैं, आपको जैसा कि पता है। लेकिन देश भर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम उन्होंने दिया और आज ऐसी महिलाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं जो खुद को कमजोर और लाचार समझती हैं। देखिए गुड न्यूज टुडे की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उम्र महज एक नंबर होता है। जिस उम्र में लोग अक्सर सुकून और आराम से भरपूर जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उस उम्र में एक 75 साल की महिला ने वो करके दिखाया है जिसको पूरा करने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है। ये बुजुर्ग महिला हैं नीलम बाफना, जिन्होंने साबित कर दिया कि उम्र महज कुछ अंक ही हैं। ये देश की उन चुनिंदा महिलाओं में शुमार हैं जो इंजीनियरिंग में लीडर के तौर पर पिछले 50 सालों से काम कर रही हैं और एक के बाद एक कामयाबी की नई बुलंदियों को छूती जा रही हैं। मुझे गर्व है कि मैं सब कुछ चला पा रही हूँ और जो छोटा सा नाम था TCR का आज इंडस्ट्री में लीडिंग नाम हो गया है। और ये जो हमारे सऊदी अरेबिया में, बड़ौदा में, अभी भुवनेश्वर में, सब जगह TCR का नाम कमा रहे हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हो, नागपुर का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो या फिर मशहूर उद्योगपति अंबानी परिवार के आलीशान एंटीला का काम, इन सब जगहों के निर्माण में इनका अहम योगदान है। इतना ही नहीं, अब तक महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा ब्रिज, रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स और मुंबई के मेट्रो प्रोजेक्ट भी इनकी कामयाबी की लिस्ट में शुमार है। इंडिया आके वेरी फोकस थे कि मेरे को यही काम करना है
और उस जमाने में आज से 50 साल पहले लोग टेस्टिंग नाम को जानते ही नहीं थे कि क्या टेस्टिंग होता है। पर हमने छोटा सा ग्रुप में बॉम्बे सेंट्रल में एक गैरेज में शुरू किया और एक मशीन लेके और टेस्टिंग शुरू की थी। और लोगों को ना कोई टेस्टिंग बताते थे और ये भी बताते कि इस टेस्टिंग का मतलब क्या है। और इस वजह से धीरे धीरे करके हमने मशीनें जोड़ते गए और लोगों को एजुकेट करते गए कि जिस टेस्टिंग आज बिना टेस्टिंग का कोई काम नहीं होता है, पर उस जमाने में बिना टेस्टिंग ही सब कुछ होता था। पर आई वुड से दैट मिस्टर बाफना की वजह से हिंदुस्तान में ये टेस्टिंग, मेटल टेस्टिंग शुरू हुआ। नीलम बाफना की कंपनी पिछले लंबे अरसे से मटेरियल का एक्सपेंशन करना और उसकी गुणवत्ता की टेस्टिंग करने में काम में लगी हुई है। उनके स्वर्गीय पति ने 1973 में इस कंपनी को शुरू किया था। उनके गुजर जाने के बाद कारोबार की जिम्मेदारी नीलम बाफना ने उठाई और कंपनी को इस बुलंदी तक पहुंचाया। मैं उनकी पार्टनर थी ट्रू सेंस में, वाइफ तो थी, पर उनको हर काम में डे 1 से मैं इस कंपनी में आती थी और कमर्शियल एस्पेक्ट में सब देखती थी। अच्छा। और उनकी डेथ के बाद मैंने टेक ओवर कर लिया पूरा के पूरा उनके, क्योंकि मेरा बेटा तो जरूर ज्वाइन हुआ और बेटा की भी एनर्जी और उसका मॉडर्न आउटलुक से अब तो बहुत अंतर आ गया है इस कंपनी में। नीलम बाफना के इकलौते बेटे रोहित बाफना भी कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपनी मां का बखूबी हाथ बटाते हैं। कंपनी में किस तरह से कामकाज होता है और क्वालिटी एक्सपेंशन से लेकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जरूरतों पर पैनी नजर रखते हैं। एक महिला शक्ति न केवल एक इंजीनियरिंग में, पर एक मदर का जब एक कंपनी में आती है तो एक डोमेस्टिक एंगल से वो एक कंपनी को एक परिवार की तरह चलाती हैं। और ये कंपनी में एक मात्रा से आप ऐसा देखेगा कि उन्होंने हर एक इंसान को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया है और उससे एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया परफॉर्मेंस में ऑफ टीम मेंबर्स। हर टीम मेंबर को लगता है कि वो एक सदस्य है और जब मिलजुल के और यूनिटी से जो काम होता है उसका मजा ही कुछ और है। नीलम बाफना की कड़ी मेहनत और लगन ही है जिसकी बदौलत उन्होंने अपने स्वर्गीय पति की कंपनी को कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचा दिया। और यही वजह है कि अब तक उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उम्र भले ही 75 साल हो चुकी हो, लेकिन नीलम बाफना के लिए वो महज एक नंबर है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।